गवर्नमेंट कॉलेज पिथौरा की ओर से मैं डॉक्टर एस तिवारी आप सभी प्रिय श्रोताओं का एवं विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारी क्लास में हम बात करेंगे बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय किस प्रकार से हुआ था। सबसे पहले हम देखेंगे कि बंगाल की क्या स्थिति थी, किस प्रकार अंग्रेज़ों का वहां प्रवेश हुआ, नवाब और अंग्रेज़ों का संघर्ष किस प्रकार हुआ, व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग अंग्रेज करते रहे, फोर्ट विलियम की किलेबंदी उन्होंने शुरू कर दी, सिराजुद्दौला के दूतों का अपमान किया, मजबूर होकर किस प्रकार से सिराजुद्दौला के द्वारा अभियान किया गया, कासिम बाजार और फोर्ट विलियम पर अधिकार किया गया, ब्लैक होल की घटना किस प्रकार हुई, अंग्रेज़ों ने कलकत्ता पर किस प्रकार से अभियान किया और सफलता प्राप्त की तथा अलीनगर की संधि उनके द्वारा की गई, और अंत में हम देखेंगे कि फ्रांसीसी बस्तियों पर अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से अभियान किया। तो पूर्व प्लासी के युद्ध तक की स्थितियों पर बंगाल में किस प्रकार से अंग्रेज़ों की कार्यवाहियाँ रहीं और नवाब के साथ किस प्रकार से उनका संघर्ष हुआ, इस पर हम बात करेंगे। बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का उदय। बंगाल की स्थिति देख लेते हैं। 1739 में सुजाउद्दीन खां के निधन के बाद उसका पुत्र सरफराज खां बंगाल का नवाब बना था। इस समय बिहार के नायब नाजिम अलीवर्दी खां 1740 में सरफराज खां पर इन्होंने आक्रमण कर दिया, उसे परास्त किया और स्वयं बंगाल का शासक बन बैठा। वह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट के अधीन था। स्पष्ट होगा आपको कि बंगाल इस समय मुगल साम्राज्य के अधीन था, किंतु मुगल शक्ति कमज़ोर पड़ चुकी थी, इस कारण सीधा कोई नियंत्रण इनका नहीं था, नाम मात्र के लिए इसे हमने कहा मुगल साम्राज्य के अधीन बंगाल आता था। उसने डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज सभी व्यापारियों के साथ समान रूप से व्यवहार किया, निष्पक्षता का व्यवहार किया। उसकी 3 पुत्रियां थीं, कोई पुत्र नहीं था। अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल में उत्तराधिकार को लेकर के विवाद चला। शौकत जंग एवं सिराजुद्दौला के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चला। सिराजुद्दौला इसमें विजयी हुआ और वह बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला अनुभवहीन, अदूरदर्शी और उद्विग्न किस्म का व्यक्ति था। नाना के यहाँ रहने के कारण स्वाभाविक रूप से उसके स्वभाव में ये दोष विद्यमान रहे थे। अब हम देखेंगे बंगाल में अंग्रेज़ों ने किस प्रकार प्रवेश किया। बंगाल की स्थिति आपको स्पष्ट हो गई। सिराजुद्दौला संघर्ष में विजयी होकर बंगाल का नवाब था और बंगाल का क्षेत्र नाम मात्र के लिए मुगलों के आधिपत्य में था, अधीन था। वस्तुतः नवाब ही पूरा शासन देख रहा था। बंगाल में अंग्रेज़ों की स्थिति किस प्रकार से क्रमशः बढ़ती गई, दृढ़ हुई। अंग्रेज़ों ने बंगाल में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी अथवा गोदाम, कोठी से अर्थ गोदाम कह सकते हैं, जहाँ पर कि व्यापारिक माल असबाब या सामान रखा जाता हो, इसका निर्माण 1651 में हुगली में किया सबसे पहले। इस समय बंगाल के सूबेदार जो कि शाहजहां के दूसरे पुत्र शाह सुजा की अनुमति से उन्होंने बनाया था। शाह सुजा यहाँ पर कार्य देख रहे थे, उनकी अनुमति से सबसे पहली कोठी हुगली में उनके द्वारा बनाई गई। उसी समय राजवंश की एक स्त्री, मुगल राजवंश की एक स्त्री का डॉक्टर बर्टन के द्वारा चिकित्सा करने पर प्रसन्न होकर उसे अंग्रेज़ों को 3000 वार्षिक राशि पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में मुफ्त या मुक्त व्यापार का अधिकार या उसकी अनुमति प्राप्त हो गई। अंग्रेज़ों ने कासिम बाजार, पटना तथा अन्य स्थलों में भी व्यापारिक कोठियां या गोदाम उनके द्वारा बनाए गए। 1698 में सूबेदार अजीमो शान ने उन्हें सुतानती, कालीघाट या कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। आपको ज्ञात होगा कि इन तीनों गांवों को मिलाकर जॉब चारनॉक नामक अंग्रेज के द्वारा कोलकाता नगर बसा दिया गया था। इसके बदले में 1200 रुपये पुराने मालिकों को, इन 3 जो क्षेत्र थे, गांव थे, उनके बदले में 1200 रुपये पुराने मालिकों को देने पड़ते थे।
1717 में सम्राट फर्रुखसियर ने सूबेदारों द्वारा दी गई व्यापारिक रियायतों का अनुमोदन कर दिया, पुष्टि कर दी तथा ये अधिकार उनको प्राप्त हो गए। इसके अतिरिक्त भी कुछ अधिकार उनके द्वारा दिए गए, जिसको महाधिकार पत्र की संज्ञा अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई। कोलकाता के आसपास के अन्य क्षेत्रों में किराए से लेने की भी अनुमति मिल गई। इस प्रकार मुग़ल सम्राट के द्वारा 1717 में जो फर्रुखसियर था उसके द्वारा ये अधिकार उन्हें प्राप्त हो गया। इस तरह से बंगाल में धीरे धीरे उन्होंने पैर जमाना शुरू किया था। प्रारंभिक स्थिति में केवल वो व्यापारिक कार्य कर रहे थे, फिर धीरे धीरे जैसा हमने बताया फोर्ट विलियम कोलकाता नगर बसाया। कोलकाता नगर था और दूसरी तरफ फोर्ट विलियम जो किला था, उस किले की किलेबंदी भी आगे चलकर हम देखेंगे किस प्रकार उन्होंने शुरुआत की। अब हम देखेंगे सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य किस प्रकार से संघर्ष की शुरुआत होती है। सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों की गतिविधियाँ। सिराजुद्दौला के गवर्नर बनने पर या नवाब बनने पर शौकत जंग ने, जो पूर्णिया का गवर्नर था, उसका विरोध किया और स्वयं नवाब बनना चाहा। अंग्रेज़ों ने उसका समर्थन किया। अंग्रेज़ों ने उन हिंदू व्यापारियों का भी समर्थन प्राप्त कर लिया जिन्होंने अंग्रेज़ों को यह आश्वासन दिलाया था या दिया था कि उन्हें विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे यदि शासन उनके हाथ में आ जाएगा। तो ऐसे प्रभावशाली व्यापारियों को भी अंग्रेज़ अपनी ओर मिला रहे थे। अंग्रेज़ दक्षिण में कर्नाटक और हैदराबाद में जो घटनाएं घटी थीं वही घटनाएं बंगाल के क्षेत्र में दोहराना चाहते थे। शासकों के मामलों में हस्तक्षेप करके वहाँ पर राजनीतिक अधिकार, व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त करना चाहते थे। इसी बीच में घसीटी बेगम, ये घसीटी बेगम हैं, ये पूर्व नवाब की पुत्री थी और दीवान राजवल्लभ और उनका पुत्र कृष्णवल्लभ अंग्रेज़ों की शरण में आ गए। वह अपने साथ ढाका से पूरा राजकोष लेकर आए थे, ऐसा कहा गया या ऐसी चर्चा हुई। नवाब सिराजुद्दौला ने उन पर आरोप लगाया कि घसीटी बेगम के राजकोष को छुपाकर वह कोलकाता से लाए हैं, उसे उनको सुपुर्द कर दे या सिराजुद्दौला को दे दे। अंग्रेज़ों ने इसकी मनाही की, ये भी कहा कि ना तो हमारे पास राजकोष है, न ही हम उसको दे सकते हैं। इस तरह से इनकार किया। इस तरह से प्रारंभिक टकराव सिराजुद्दौला के साथ इनका प्रारंभ हुआ, अंग्रेज़ों का प्रारंभ हुआ। व्यापारिक सुविधा का अंग्रेज़ों द्वारा दुरुपयोग किया जाता था। फर्रुखसियर जो कि मुग़ल सम्राट थे, 1717 में जो अधिकार इनको प्राप्त हुआ था उसमें यह था कि कंपनी को चुंगी रहित व्यापार की सुविधा प्रदान की गई थी। अंग्रेज़ों ने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ किया। इस सुविधा का दुरुपयोग कंपनी के अंग्रेज कर्मचारी किया करते थे। अपने निजी व्यापार पर भी चुंगी नहीं दिया करते थे तथा दस्तक की जो सुविधा थी, फ्री पास की जो सुविधा थी, भारतीय व्यापारियों को भी रिश्वत लेकर प्रदान कर दिया करते थे। भारतीय व्यापारियों के माल को या सामान को भी वो अपना सामान बता देते थे और भारतीय व्यापारियों को कर देने से बचाते थे, उसके बदले उनसे रिश्वत प्राप्त किया करते थे। इसकी जानकारी भी सिराजुद्दौला तक पहुंचने लगी और इस कारण से इस तरह से उन्होंने प्राप्त व्यापारिक सुविधा का दुरुपयोग किया। स्वयं अपने निजी व्यापार में भी इसका उपयोग किया, जबकि ये केवल कंपनी के व्यापारिक माल के लिए था अधिकार, किंतु व्यक्तिगत सामग्री के लिए, व्यापार की सामग्री के लिए और साथ में भारतीयों के लिए भी इसका उपयोग करके उनसे वो रिश्वत प्राप्त कर रहे थे। फोर्ट विलियम की किलेबंदी, जैसा मैंने आपको स्पष्ट किया था, कलकत्ता नगर और उसी के साथ लगा हुआ फोर्ट विलियम का किला था। फोर्ट से अर्थ किला होता है, तो विलियम का किला, फोर्ट विलियम नाम उसको दिया था अंग्रेज़ों ने। उसकी किलेबंदी उन्होंने शुरू की। अंग्रेज़ों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी शुरू की तथा उसके परकोटे या उसके दीवार पर तोपें चढ़ा दी गई और बंगाल के भगोड़ों को अपने यहाँ शरण देनी प्रारंभ कर दी। बंगाल के भगोड़ों से अर्थ जो सिराजुद्दौला का विरोध कर रहे थे, वो जो भाग रहे थे वहाँ से, उनको शरण देना शुरू कर दिया। जब सिराजुद्दौला ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो अंग्रेज़ों ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया। किलेबंदी रोकने का आदेश नवाब द्वारा अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों दोनों को दिया गया। फ्रांसीसियों ने किलेबंदी रोक दी, किंतु अंग्रेज नहीं रुके, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्यवाही आवश्यक हो गई। उसे रोकने के लिए सिराजुद्दौला ने अपने दूत भेजे। सिराजुद्दौला के दूतों का अपमान किया गया।
सिराजुद्दौला के द्वारा अपने दूत अंग्रेज़ों के पास उपरोक्त विषय पर चर्चा करने हेतु या रोकने के लिए भेजा। किलेबंदी की मनाही के लिए फोर्ट विलियम दुर्ग भेजा गया। अंग्रेज़ों ने उन दूतों को अपमानित करके किले से बाहर निकाल दिया। यह बात नवाब सिराजुद्दौला के लिए असहनीय था, असहनीय अपमान था, उसे वह सहन नहीं कर सका और इससे नाराज होकर उसने कासिम बाजार की कोठी पर अधिकार किया या आक्रमण किया। सिराजुद्दौला के द्वारा 4 जून 1756 को अंग्रेज़ों की कोठी को घेरने के लिए अपनी सेना भेजी गई। किलेबंदी के बावजूद अंग्रेज नवाब की सेना के सम्मुख नहीं टिक पाए। अंग्रेज अधिकारी वाटसन ने आत्मसमर्पण कर दिया। कोठी पर सिराजुद्दौला का अधिकार कायम हुआ। तो कासिम बाजार पर पहले अधिकार किया, उसके बाद फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। 15 जून 1756 को सिराजुद्दौला के द्वारा फोर्ट विलियम को घेर लिया गया। 5 दिन के पश्चात अंग्रेज अधिकारी ने आत्मसमर्पण कर दिया। गवर्नर जो था वहाँ का किलेदार था रॉजर ड्रेक और अन्य प्रमुख नागरिक पीछे के दरवाजे से भाग निकले। नवाब ने कोलकाता का पूरा क्षेत्र जीता फोर्ट विलियम के साथ और उसे मानिक चंद, एक सिख व्यक्ति था, उसके हाथ में किला सौंप कर, कलकत्ता सौंप कर स्वयं मुर्शिदाबाद, उस समय राजधानी हुआ करती थी, वहाँ सिराजुद्दौला या नवाब वापस लौट गया। इसी समय ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना घटी, तथाकथित इसे हम कहते हैं क्योंकि ये विवादास्पद है, बहुत सारे मत हैं इसके बारे में। हालवेल नामक एक अंग्रेज के कथन के अनुसार नवाब सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा करने के पश्चात दुर्ग के भीतर विद्यमान 146 अंग्रेज़ों को बंदी बना लिया। इसमें महिलाएं और बच्चे भी थे, ऐसा वह लिखता है। 20 जून की रात्रि को नवाब आराम करने चला गया। इन बंदियों को एक कक्ष में, जो अंधेरी कोठरी थी, 5.48 मीटर लंबी और 3.72 मीटर चौड़ी, उसमें 146 अंग्रेज़ों को बंदी बनाकर रखा गया। इसमें भी मतांतर है, कुछ लोग बोलते हैं केवल 39, जबकि सामान्य तौर पर प्रचलित मान्यता में 146 लोगों को यहाँ ठूंस दिया गया। कोठरी में हवा के लिए ऊपर एक खिड़की थी। रात में जून की भीषण गर्मी के कारण दम घुटकर 123 बंदियों की मृत्यु हो गई। केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे, जिसमें वह हालबेल नाम का व्यक्ति स्वयं था और उसने ब्लैक होल की घटना या काल कोठरी की घटना के नाम से इसका उल्लेख किया। यद्यपि इस घटना पर इतिहासकारों में अत्यधिक विवाद है। तत्कालीन इतिहासकार जो उस समय का इतिहास लिखते थे, गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखरीन में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। इसलिए हो सकता है कि ये जानबूझकर षड्यंत्रपूर्वक इस घटना का उल्लेख किया हो, या बहुत छोटी घटना हुई हो, कम लोग रहे हों और बहुत कम लोग मरे हों या न मरे हों, बेहोश हुए हों, किंतु इस तरह का उल्लेख उसने किया और अंग्रेज़ों ने इसे खूब भुनाया। सुल्तान नवाब के खिलाफ इसका खूब प्रयोग किया, प्रचार किया और बार बार इसको एक कारण के रूप में लाते रहे कि जो नवाब है वो अत्याचारी है, ये सिद्ध करने के लिए। इसकी सूचना जब अंग्रेज़ों को दक्षिण भारत में पहुंची, 1756 में जब फोर्ट विलियम और कोलकाता के पतन की सूचना मद्रास पहुंची, तो उसे पुनः अधिकृत करने के लिए एक थल सेना क्लाइव के नेतृत्व में और एक जल सेना एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में मद्रास से भेजी गई। कोलकाता पहुंचने पर किलेदार मानक चंद के साथ इनका युद्ध हुआ। कहा जाता है कि वस्तुतः युद्ध हुआ नहीं, बल्कि रिश्वत देकर के मानक चंद को अपनी ओर मिला लिया गया। मानक चंद स्वयं सिराजुद्दौला का विरोधी था, उसे अपनी ओर मिलाया गया रिश्वत देकर। पर्याप्त युद्ध सामग्री और सैनिक होते हुए भी उसने कोई युद्ध नहीं किया, आत्मसमर्पण कर दिया। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेज़ों ने उसे रिश्वत दिया था। 2 जनवरी 1757 को अंग्रेज़ों ने कोलकाता और बाद में हुगली पर भी अधिकार कर लिया। सिराजुद्दौला अपनी सेना लेकर कोलकाता की ओर आया, परंतु एक सामान्य झड़प के बाद वह परास्त हुआ या उसने युद्ध नहीं किया। यह उसकी बड़ी कमजोरी थी। उसके पास सेना थी, लेकिन बड़ी सेना थी, किंतु उसने युद्ध नहीं किया और संधि कर ली। यह अलीनगर की संधि कहलाती है। 9 फरवरी 1757 को यह संधि की गई। कहा जाता है कि कोलकाता को जीतने के बाद नवाब ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया था, इसलिए अलीनगर की संधि। कुछ लोग मानते हैं अलीनगर अलग स्थान था, उसमें संधि की गई। उसके अनुसार
अंग्रेजों की जिन फैक्ट्रियों अथवा व्यापारिक कोठियों पर नवाब ने अधिकार किया था वह सब उन्हें वापस लौटा देगा, ये वचन दिया उसने। अंग्रेज कंपनी के जब्त माल को भी वापस कर दिया जाएगा। दूसरी बात थी, मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सभी सुविधाएं नवाब स्वीकार कर लेगा। जो सुविधाएं प्राप्त थी फर्रुखसियर ने दिया था उसको स्वीकार किया। अंग्रेजों की दस्तक प्रथा जारी रहेगी, फ्री पास अनुमति व्यापार की बिना चुंगी के वह जारी रहेगी। नवाब अंग्रेजों को क्षतिपूर्ति की राशि देगा, क्षतिपूर्ति देगा, जो नुकसान किया था उसने उसको देगा। अंग्रेज कंपनी को अपने सिक्के ढालने और बंगाल में किलेबंदी का भी अधिकार प्राप्त हो गया। सैन्य गतिविधियां भी अब वो कर सकते थे, किलेबंदी कर सकते थे अपनी सुरक्षा के लिए। इन सब सुविधाओं और लाभों के बदले में अंग्रेजों ने बंगाल में शांति बनाए रखने का वचन दिया। ये केवल वचन उन्होंने दिया, बाकी सारी प्राप्तियां उन्होंने इस प्रकार से की थी। इस तरह से सिराजुद्दौला ने जो आक्रामक गतिविधि की थी अंत में उसे वापस लेना पड़ा और पराजित होना पड़ा। और सिराजुद्दौला की कमजोरी, उसकी शक्तिहीनता का एहसास भी अंग्रेज़ों को हो गया और उनकी जो हिम्मत थी या शक्ति उनकी जो थी उसके आधार पर उन्होंने आकलन कर लिया कि किस तरह से सिराजुद्दौला को पराजित किया जा सकता है। अंग्रेज़ों द्वारा फ्रांसीसियों के ऊपर आक्रमण, इस वीडियो में हम यहाँ तक अध्ययन करेंगे कि अंग्रेज़ों के द्वारा फ्रांसीसियों के ऊपर बंगाल के क्षेत्र में आक्रमण किया गया। 1757 में जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ तो फिर ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध वहाँ यूरोप में युद्ध कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की सत्ता बंगाल में समाप्त करने का निश्चय किया। अंग्रेज़ों को भय था कि सिराजुद्दौला फ्रांसीसियों की मदद करेगा। इस कारण नवाब ने अलीपुर के समझौते में उससे वचन लिया था कि वह अंग्रेज़ों के शत्रुओं से मित्रता नहीं करेगा। ये अंग्रेज़ों ने वचन लिया था सिराजुद्दौला से, यद्यपि यह लिखित में समझौते में शामिल नहीं था, किंतु कहा जाता है कि व्यक्तिगत पत्रों में इस तरह का उल्लेख प्राप्त होता है। अंग्रेज़ों के द्वारा 13 मार्च 1757 को फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण किया गया। चंद्रनगर से बचे हुए फ्रांसीसी भागकर कासिम बाजार की फ्रांसीसी कोठी में शरण लेने पहुँचे। नवाब ने उन्हें संरक्षण दिया और अपने नायब दीवान को, जो पटना में था, उसे सुरक्षा के लिए भेजा। अंग्रेज इससे नवाब से रुष्ट हो गए। उन्हें भय हो गया कि फ्रांसीसियों की सहायता से अंग्रेज़ों के द्वारा या अंग्रेज़ों पर नवाब का आक्रमण हो सकता है। जब चंद्रनगर में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ था उस समय फ्रांसीसियों की मदद न करके सिराजुद्दौला के द्वारा एक बड़ी भूल की गई थी। जिस समय अंग्रेज़ फ्रांसीसी कंपनी के जो कोठियाँ थीं, गोदाम था, व्यापारिक माल असबाब था, उसे लूट रहे थे, फ्रांसीसियों को मार रहे थे, तब उनको सुरक्षा देना चाहिए था, किंतु यह चूक उसने की। फ्रांसीसियों को मिलाकर वह अंग्रेज़ों के साथ संघर्ष कर सकता था और इसी बात का अंदेशा अंग्रेज़ों को था कि फ्रांसीसियों के साथ मिलकर अपने सेना का प्रशिक्षण कर सकता है और अंग्रेज़ों के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है बंगाल में। इस बात का अंदेशा अंग्रेज़ों को था और इसीलिए वो इस बात को संधि की शर्त के रूप में व्याख्यायित कर रहे थे या बता रहे थे कि सुल्तान नवाब के द्वारा यह वचन दिया गया है कि वह फ्रांसीसियों या अंग्रेज़ों के दुश्मनों के साथ कोई संपर्क नहीं रखेगा। और इस गतिविधि को उन्होंने ये माना कि नवाब है वो फ्रांसीसियों का साथ दे रहा है और फ्रांसीसी अंग्रेज़ों के दुश्मन हैं। जबकि सिराजुद्दौला का पक्ष यह था, उसका कहना यह था कि फ्रांसीसियों के द्वारा किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि बंगाल में नहीं की जा रही थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी। अनावश्यक रूप से अंग्रेज़ों ने उन पर आक्रमण किया, ये नवाब का पक्ष था या सिराजुद्दौला का पक्ष था। तो इस तरह से बंगाल के भीतर, जो कि नवाब के राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था, मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था, उस राज्य के भीतर अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की कंपनी पर आक्रमण किया था। इससे सिराजुद्दौला बहुत नाराज़ हुआ था। तो इस तरह की परिस्थितियां थीं। ये प्लासी के पूर्व, प्लासी का जो युद्ध हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे, आपसे चर्चा करेंगे, उसके पूर्व तक की स्थिति थी, यहाँ तक जब अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों की कंपनी पर या व्यापारिक कोठियों पर इस तरह से आक्रमण किया था और सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब
और अंग्रेज़ों के बीच तनातनी की स्थिति, विवाद की स्थिति गहरे रूप में विद्यमान हो चुकी थी और इस तरह से पृष्ठभूमि तैयार हो गई थी प्लासी के युद्ध के लिए। तो अगले वीडियो में हम प्लासी के युद्ध के विषय में चर्चा करेंगे।